नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी ले रहे थे। हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते क्रम में हमने कुछ टॉपिक्स को हमने देख लिया था, जैसा कि परिचय को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने स्रोतों के रूप में पढ़ा था, स्रोतों को हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने खोज का इतिहास देखा था, खोज का इतिहास। उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के विषय में जाना था। उसके बाद हमने विस्तार और हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी विभिन्न मतों को देखना बाकी है। उद्भव संबंधी विभिन्न मत। उसके बाद हम लोग देखेंगे शहरी नियोजन के बारे में, शहरी नियोजन। उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, कला व हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोगों ने परिचय के रूप में देखा था कि आज से लगभग 4500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ था जो अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं में देखें तो अग्रणी थी। अन्य सभ्यताओं का हमने बताया था कि तात्पर्य चाहे इराक में दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या चीन में ह्वांगो नदी के किनारे चीनी सभ्यता, या फिर मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। और हम लोगों ने स्रोतों के रूप में देखा था कि स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत व साहित्यिक स्रोत। और हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को चूँकि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो हम लोगों को मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद हमने खोज का इतिहास बताया था, और देन उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को हमने बताया था। आज हम लोग मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और उद्भव संबंधी विभिन्न मतों के बारे में जानकारी लेंगे। विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतः वर्तमान में 3 देशों में हमें प्राप्त होता है। वो हैं मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान व भारत। अगर हड़प्पा सभ्यता का हम लोग क्षेत्रफल देखें तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। मोटे तौर पर हम लोग इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। अगर इसकी आकृति के विषय में देखें तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं की बात करें, तो उत्तर में मांडा तक और दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। वहीं पूर्व और पश्चिम में देखते हैं तो पूर्व में आलमगीरपुर
पूर्व में आलमगीरपुर व पश्चिम में सूतकांगेडोर तक इसकी सीमाएं फैली हुई थीं। मांडा को देखें तो मांडा की स्थिति वर्तमान में कश्मीर में मिलती है और यह मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद को देखते हैं तो दैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और अगर नदी देखते हैं तो दैमाबाद वर्तमान में प्रवरा नदी, जो कि ये गोदावरी की सहायक नदी है, के किनारे अवस्थित है। आलमगीर की बात करें तो आलमगीर वर्तमान में मेरठ में स्थित है और यह वर्तमान में हिडन नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं सूतकांगेडोर की बात करें तो यह वर्तमान में पाकिस्तान, और नदी की बात करें तो यह दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार या उसकी सीमाओं का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ से मुख्यतः यूपीपीएससी या स्टेट पीएससी मुख्य रूप से क्वेश्चन बनाता है और वह पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्व में सीमा कहाँ तक जाती है और पश्चिम में सीमा कहाँ तक जाती है, या उत्तर में पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा का विस्तार कहाँ तक था, या दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी विभिन्न मतों के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी विभिन्न मत। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी विभिन्न मतों में देखें तो मुख्य रूप से मेसोपोटामिया, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ है, और कुछ लोगों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव आर्यों से, व कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव द्रविड़ों से हुआ है। जबकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य मत जो है वो है भारत के ग्रामीण संस्कृतियों से, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भारत की ही ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। तो आइए हम इसे बारी बारी से देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव संबंधी विभिन्न मत। इसमें से हम लोग सबसे पहले मेसोपोटामिया से देखेंगे। मेसोपोटामिया, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ था। उन लोगों में से मुख्य रूप से लियोनार्ड बुली, डी कौशाम्बी, जॉन मार्शल, एम व्हीलर, मुख्य रूप से हैं। अर्थात इन लोगों का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, और इन लोगों ने कई सारे मत दिए हैं अपने पक्ष में। उन मतों को हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मत इन लोगों ने दिए हैं। मतों की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले शहरी जीवन को बताया है। शहरी जीवन, इन लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शहरी जीवन था वही शहरी जीवन हम लोगों को मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता था। दूसरा साक्ष्य इन लोगों ने बताया कि ईंटों का प्रयोग। तीसरे साक्ष्य के रूप में अन्नागार, और चौथे रूप में है चित्रात्मक लिपि।
अर्थात इन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ और इन लोगों ने अपने मत में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य दिए, जिसमें कि हमने देखा कि पहला साक्ष्य है शहरी जीवन। इन लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो शहरी जीवन मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान था। दूसरा हमने देखा कि ईंटों का प्रयोग। इन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वह मेसोपोटामिया में जिन सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो एक समान है। उसके बाद हम लोगों ने अन्नाकार देखा, उसके बाद हमने चित्रात्मक लिपि को देखा। कई सारे इतिहासकारों का इन लोगों से उलट अर्थात विपक्ष में भी मत दिए हैं। विपक्ष में इतिहासकारों ने जो मत दिए हैं वो निम्न है। विपक्ष में मत विपक्ष के मतों में देखें तो हम लोग पाते हैं कि अगर मोहरों को देखें तो पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता व मेसोपोटामिया अगर मोहरों की तुलना करें तो हड़प्पा सभ्यता हमें लोग मोहरें मुख्य रूप से आयताकार व वर्गाकार प्राप्त होती हैं, और जबकि मेसोपोटामिया में मोहरें हमें बेलनाकार प्राप्त होती हैं। अगर नगर से तुलना करें तो हड़प्पा सभ्यता में नगर जो थे व्यवस्थित और नियोजित थे। नगर मुख्य रूप से सुव्यवस्थित और नियोजित थे, जबकि मेसोपोटामिया के शहर अनियोजित व अव्यवस्थित थे। और लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जबकि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वह चित्रात्मक व किलाक्षर थी। चित्रात्मक व किलाक्षर थी। अगर मंदिरों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से मंदिर नहीं प्राप्त हुए हैं, जबकि मेसोपोटामिया में देखें तो वहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी विभिन्न मतों में हम लोगों ने सबसे पहले मेसोपोटामिया को देखा। मेसोपोटामिया को देखते समय हम लोगों ने देखा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है या विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, और उन लोगों ने अपने मत में जो साक्ष्य दिए उनमें से मुख्य रूप से जो है शहरी जीवन, दूसरा ईंटों का प्रयोग, और तीसरा है अन्नागार व चौथा है चित्रात्मक लिपि। जबकि इसके विपक्ष में जब विद्वानों ने सूक्ष्मता से अवलोकन किया तो पाया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ है, और उन्होंने अपने विपक्ष में जो साक्ष्य दिए या मत दिया वो हमने देखा कि मोहरें के रूप में बताया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः आयताकार व वर्गाकार थीं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मोहरों को हमने देखा कि वो मोहरें बेलनाकार थीं। नगर की बात करें तो
हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित और सुव्यवस्थित रूप से थे, जबकि मेसोपोटामिया के नगर अनियोजित व अव्यवस्थित थे। लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी व मेसोपोटामिया की अगर लिपि की बात करें तो मेसोपोटामिया की लिपि चित्रात्मक व कीलाक्षर थी। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अभी तक मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं और मेसोपोटामिया में मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता उद्भव संबंधी विभिन्न मतों में से अगला मत द्रविड़ संस्कृति को देखते हैं कि द्रविड़ संस्कृति के प्रवर्तक मुख्य रूप से कहें तो रखाल दास बनर्जी थे। दूसरा मत है हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह द्रविड़ संस्कृति से हुआ है। इसके मुख्य रूप से जो प्रवर्तक हैं वो हैं रखाल दास बनर्जी। इनका कहना है कि आर्यों के आगमन से पूर्व ही द्रविड़ लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। इनका जो मत है कि आर्यों के आगमन से पूर्व ही द्रविड़ लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। दूसरा इनका मत है कि अगर हम लोग मानव शरीर के अस्थिपंजर को देखें तो द्रविड़ों का अस्थिपंजर भूमध्य सागरीय तत्वों से पाया जाता था। अर्थात इनका कहना है कि द्रविड़ों का जो अस्थिपंजर था, भूमध्य सागरीय था। और इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका भी अस्थिपंजर भूमध्य सागरीय था। तीसरे मत की बात करें तो तीसरा इनका मत है कि धार्मिक क्रियाकलापों जैसे कि पत्थर पूजा, शिव पूजा और मातृ देवी की पूजा दोनों जगह अर्थात हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी और द्रविड़ संस्कृति में भी विद्यमान थी। अब इनके विपक्ष में हम अगर मत देखें तो इनके विपक्ष में मत देखें तो इतिहासकारों का मानना है कि द्रविड़ संस्कृति का स्वरूप कभी भी नगरीय नहीं रहा। विपक्ष में इतिहासकारों ने बताया कि द्रविड़ संस्कृति का जो स्वरूप है वह कभी भी नगरीय नहीं रहा, जबकि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। अब हम लोग तीसरे नंबर पे आर्यों को देखेंगे कि आर्यों का मत जो है क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव आर्यों से हुआ है। उनमें से मुख्य रूप से जो है प्रवर्तक वो निम्न है, जिसमें कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप,
लक्ष्मण स्वरूप, के एन शास्त्री मुख्य रूप से हैं, के एन शास्त्री। इन लोगों ने अपने पक्ष में जो तर्क दिए हैं वो निम्न है। इन लोगों के जो तर्क हैं वो निम्न है। इन लोगों का कहना था कि आर्यों का जो प्रारंभिक कार्य क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। आर्यों का जो प्रारंभिक कार्य क्षेत्र था, आर्यों का प्रारंभिक कार्य क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, सप्त सिंधु प्रदेश। और हड़प्पा सभ्यता का भी जो उद्भव हुआ था वो सप्त सिंधु प्रदेश में ही हुआ था। अगर विपक्ष में बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो थे वो नगर निर्माता नहीं बल्कि आर्य नगर भंजक थे। विपक्ष में पहला तर्क ये हुआ इतिहासकारों ने दिया कि आर्य जो है नगर निर्माता नहीं बल्कि नगर भंजक थे। दूसरा तर्क जो इतिहासकारों ने दिया वो है कि वैदिक काल की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक कालीन संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय संस्कृति थी। तीसरे विपक्ष में देखें तो हम लोग पाते हैं कि आर्य जो है रथ लोहे व घोड़े का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको इनके अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें अभी तक इनके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हमने देखा कि कुछ लोगों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ है। कुछ लोगों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव द्रविड़ संस्कृति से हुआ है, और कुछ लोगों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव आर्यों की देन है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भारतीय ग्रामीण संस्कृति से हुआ है। भारतीय ग्रामीण संस्कृति से कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह भारतीय ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। उनमें से मुख्य रूप से जो प्रवर्तक हैं वो निम्न है, और ये जो मत है ये सर्वाधिक मान्य मत भी है। सर्वाधिक मान्य मत प्रवर्तक के रूप में देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल और रोमिला थापर हैं। इन लोगों का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है भारतीय ग्रामीण संस्कृति से हुआ है, और इन्होंने अपने पक्ष में जो तर्क दिया है, लोगों का कहना है कि राजस्थान के
राजस्थान के सोथी संस्कृति व कालीबंगा संस्कृति। व आगे देखें तो बलूचिस्तान की कुल्ली व सिंध के आमरी व कोट दीजी ग्रामीण संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल व रोमिला थापर का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव राजस्थान के सोथी व कालीबंगा संस्कृति से, सिंध के आमरी व कोट दीजी ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। और ये जो मत है, ये मत सर्वाधिक मान्य मत भी है। अगर इन संस्कृतियों की बात करें तो हम अगर इतिहास में और गहराई में जाएं तो पाते हैं कि प्रारंभ में इतिहास पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण में हम लोग बांटते हैं। इतिहास को मुख्य रूप से हम 3 भागों में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटते हैं। और यही नवपाषाण काल की संस्कृति ही विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता का रूप लेती है। इन लोगों का मानना है कि यही नवपाषाण काल विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता का रूप लेती है और यही मत इतिहास में सर्वाधिक मान्य मत है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा आज कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है किस प्रकार और उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। उसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।